जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूथ बायोलॉजी डिस्कशन के डाइजेशन के दूसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने डाइजेशन का पहला पार्ट देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने डाइजेशन चैप्टर के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डाइजेशन चैप्टर से 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ध्यान में रखिएगा कि डाइजेशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखने के बाद डाइजेशन का जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है यकृत, दूसरा ऑप्शन है हृदय, तीसरा ऑप्शन है अग्नाशय, चौथा ऑप्शन है गुर्दा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। मेरे मित्र, अगर इसी चीज़ को हम लोग इंग्लिश में देखें तो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके बॉडी में सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन सा है। जबकि आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है लीवर, दूसरा ऑप्शन है हार्ट, तीसरा ऑप्शन है आपका पेनक्रियाज और चौथा ऑप्शन है किडनी। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर हम लोगों ने पीछे के सेशन में पढ़ा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसको बोला जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसको बोला जाता है, बड़ी ग्रंथि किसको बोला जाता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ग्रंथि को हम लोग इंग्लिश में ग्लैंड कहते हैं और हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि किसको बोला जाता है, यकृत को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, यकृत को बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में लीवर कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि यकृत जो है वो आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत आपका कहाँ पे रहता है। आप कहेंगे सर शरीर के आंतरिक भाग में रहता है, तो ग्रंथि भी जो होती है वो क्या होता है, तो सर एक प्रकार का अंग ही होता है। क्योंकि यकृत आपके शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि माना जाता है और ये शरीर के अंदर में रहता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी क्या होता है, यकृत ही होता है। मानव शरीर का, या आप लिख सकते हैं कि शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होगा। आप सभी कहेंगे सर लीवर होगा। ध्यान में रखिएगा आंतरिक अंग को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में इंटरनल ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन कहते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, यकृत, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर ये बताओ कि ये जो यकृत है इसका भार कितना होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखना कि यकृत का भार 1.5 से 2 kg होता है। यकृत का भार कितना होता है सर, 1.5 से 2 kg, या आप सिंपल में कह सकते हो कि सर इसका भार 1.5 kg भी होता है। साथ ही इसके बारे में एक सबसे अहम बात आप ध्यान में रखेंगे कि यकृत आपके शरीर का एकमात्र ऐसा ऑर्गन है, एकमात्र ऐसा अंग है जो फिर से क्या हो सकता है सर, विकसित हो सकता है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो पुनः विकसित हो जाता है। आप सभी कहेंगे यकृत जो है ये पुनः विकसित हो जाता है। ध्यान में रखिएगा कि यकृत आपका जिगर के नाम से भी जाना जाता है, तो कहीं कहीं पे आपको जिगर भी मिल जाता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। और चाहे तो आप इस चीज को नोट डाउन भी कर सकते हैं कि शरीर का एकमात्र अंग, शरीर का एकमात्र ऑर्गन या अंग जो पुनः विकसित हो सकता है, जो पुनः विकसित हो सकता है, वो क्या है सर, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यकृत है। क्या है, यकृत है। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि यकृत में क्या स्टोर रहता है सर, ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। और जब आपके बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, ये यकृत क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। आप सभी कहेंगे कि सर यकृत जो है ये ग्लाइकोजन को क्या करता है, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो आप चाहें तो इस चीज को भी नोट डाउन कर सकते हैं कि ग्लाइकोजन आपका ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होता है किसके द्वारा, आप सभी कहेंगे यकृत के द्वारा, यानी कि लीवर के द्वारा। किसके द्वारा सर, लीवर के द्वारा।
साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखना कि आपका जो यकृत है इसका मेन फंक्शन क्या होता है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यकृत का मेन कार्य होता है पाचन करना, डाइजेशन करना। क्या काम होता है सर? पाचन करना, डाइजेशन करना। ध्यान में रखेंगे कि यकृत से आपका कौन सा रस निकलता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यकृत से पित्तरस निकलता है। क्या निकलता है? पित्तरस निकलता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में बाइल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बाइल जूस कहते हैं। और मेरे मित्र आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पित्तरस की प्रकृति कैसी होती है, एसिडिक होती है या बेसिक होती है? आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पित्तरस जो है ये पीला कलर का एक क्षारीय द्रव होता है। पीला कलर का क्या होता है सर? क्षारीय द्रव होता है। यानी कि पित्तरस का, बाइल जूस का जो नेचर है वो कैसा होता है? तो सर बेसिक नेचर होता है, क्षारीय प्रकृति होती है। साथ ही साथ आप ध्यान में रखना ये जो आपका पित्तरस है इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो आप हमेशा इस चीज को माइंड में रखेंगे कि आपके पित्तरस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगर आपसे कहीं पे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से पित्तरस में पाया जाने वाला एंजाइम है और आपके ऑप्शन में कोई नहीं रहे, तो आप क्या टिक करेंगे सर? कोई नहीं टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि पित्तरस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखना कि पित्तरस जो है वो वसा का क्या करता है सर? पाइसीकरण करता है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से वसा का पाइसीकरण किसके द्वारा होता है? तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर पित्तरस के द्वारा वसा का पाइसीकरण होता है। पित्तरस के द्वारा क्या होता है? वसा का पाइसीकरण होता है। ध्यान में रखिएगा, पाइसीकरण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वसा का पाइसीकरण किसके द्वारा होता है, आप कहेंगे पित्तरस के द्वारा होता है। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो पित्तरस है जो आपके यकृत से निकल रहा है इसका संचयन कहाँ पे होता है, यानी कि पित्तरस स्टोर कहाँ पे होता है? आप सभी कहेंगे कि सर पित्तरस जो है वो पित्ताशय में स्टोर होता है। आप चाहें तो इस चीज को भी नोट डाउन कर सकते हैं कि पित्तरस कहाँ पे स्टोर होता है? पित्ताशय में। और पित्ताशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पित्तरस संचित होता है, आप सभी क्या कहेंगे? पित्ताशय में, या फिर इंग्लिश में रहेगा तो गॉल ब्लैडर में कहेंगे। आप कहेंगे कि सर हमारा अगला ऑप्शन है हृदय। तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम होना चाहिए कि हृदय, हार्ट का काम क्या होता है? तो आप सभी कहेंगे कि सर हार्ट का काम जो है ब्लड को पंप करना होता है ताकि ब्लड जो है वो आपके शरीर के हर एक भाग में पहुंच पाए। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हार्ट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन फंक्शन होता है और वो मेन फंक्शन क्या है? तो ब्लड को पंप करना। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन अग्नाशय। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप सभी क्या कहेंगे? अग्नाशय। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, आप क्या कहेंगे? अग्नाशय। और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेनक्रियाज कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि अग्नाशय से आपका कौन सा रस निकलता है? आप सभी कहेंगे अग्नाशयी रस निकलता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। और पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? तो सर पूर्ण पाचक रस कहलाता है। आप ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही आप सभी कहेंगे कि सर हमारा अगला ऑप्शन है गुर्दा। ध्यान में रखिएगा, इसी को इंग्लिश में हम लोग किडनी कहते हैं। और आप सबों को मालूम होना चाहिए कि किडनी जो है वो आपके उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि बाइल का स्राव होता है, यानी कि बाइल का सेक्रेशन होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है अमाशय से, स्टमक से, दूसरा ऑप्शन है जिगर से, लीवर से, तीसरा ऑप्शन है बड़ी आंत से, लार्ज इंटेस्टाइन से, और चौथा ऑप्शन है पित्ताशय से, गोल ब्लैडर से। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बाइल जो है वो कहाँ से सेक्रेट होता है, या बाइल का स्राव कहाँ से होता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो बाइल लिखा हुआ है ये क्या है सर? अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन है। किसका? तो सर बाइल जूस का। किसका सर? बाइल जूस का। और ध्यान में रखिएगा कि सीधे सीधे जब हम लोग बाइल बोलते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो सर इसको हिंदी में हम लोग पित्त कहते हैं। और अगर बाइल जूस बोलते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं सर? पित्तरस बोलते हैं। लेकिन दोनों क्या है सर? सेम चीज है, यानी कि दोनों का अर्थ क्या निकलता है सर? सेम निकलता है। और अभी जस्ट आपने देखा है कि आपका पित्त या पित्तरस कहां से निकलता है? आप सभी कहते हैं गुरुजी यकृत से निकलता है। यकृत को ही क्या बोला जाता है? जिगर भी बोला जाता है। और इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लीवर बोला जाता है।
तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में अमाशय भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अमाशय को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, अमाशय को हम लोग इंग्लिश में एस्टमक कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टमक कहते हैं। और आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अमाशय में यानी कि आपके स्टमक में भोजन के कौन से अवयव का पाचन होता है। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे अमाशय में भोजन के जो वसा होते हैं और साथ ही साथ जो प्रोटीन होता है उसका क्या होता है, पाचन होता है। और आपके अमाशय में कौन सी ग्रंथि रहती है? आप सभी कहते हैं कि सर हमारे अमाशय में जठर ग्रंथि रहती है। कौन सी ग्रंथि रहती है? जठर ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और इस जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? आप सभी कहते हैं सर जठर रस निकलता है। क्या निकलता है सर? जठर रस निकलता है। ध्यान में रखिएगा कि जठर रस को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। साथ ही साथ अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि आपके अमाशय में जो भोजन के अवयव प्रोटीन है इसका पाचन कौन से एंजाइम से होता है, आप सभी क्या कहेंगे कि सर अमाशय में प्रोटीन का पाचन पेप्सिन के सहारे होता है। प्रोटीन का पाचन किसके सहारे होता है? पेप्सिन के सहारे होता है। जबकि वसा का जो पाचन आपके अमाशय में होता है वो किसके सहारे? तो सर वसा का पाचन अमाशय में गैस्ट्रिक लाइपेज के सहारे होता है। किसके सहारे होता है सर? गैस्ट्रिक लाइपेज के सहारे होता है। तो ये दोनों पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके अमाशय में वसा का पाचन गैस्ट्रिक लाइपेज के थ्रू होता है, जबकि प्रोटीन का पाचन किसके थ्रू होता है? पेप्सिन के थ्रू होता है। अमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जठर ग्रंथि पाई जाती है, जहां से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में बड़ी आंत भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि बड़ी आंत आपका किसका हिस्सा है? आप सभी कहेंगे कि सर बड़ी आंत जो है वो एलिमेंट्री कैनाल, बड़ी आंत एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? आहार नाल का हिस्सा है। और साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि बड़ी आंत में क्या चीज आपका स्टोर होता है? आप सभी कहेंगे कि सर जो अपचा भोजन रहता है यानी कि वैसा भोजन जिसका पाचन नहीं हो पाता है वो अस्थायी रूप से कहां पे आकर के स्टोर होता है? तो बड़ी आंत के रेक्टम में स्टोर हो जाता है और टाइम टू टाइम वो आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो आप इस चीज का भी ख्याल रखिएगा। साथ ही आप सभी कहेंगे कि सर हमारे अगले ऑप्शन में पित्ताशय दिया हुआ है। तो मेरे मित्र कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि पित्ताशय में क्या स्टोर होता है। आप सभी कहेंगे पितरस स्टोर होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है माल्टेज, दूसरा ऑप्शन है लैक्टेज, तीसरा ऑप्शन है ट्रिप्सिन, चौथा ऑप्शन है सुक्रेज। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके पेनक्रियास से कौन सा एंजाइम सेक्रेट होता है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि पहले ये बताओ सर कि अग्नाशय क्या होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अग्नाशय को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में पेनक्रियास कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनक्रियास कहते हैं। और आप सबों को मालूम होना चाहिए कि अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है। आप सभी कहते हैं सर अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। क्या निकलता है? अग्नाशयी रस निकलता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? इसको इंग्लिश में हम लोग पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। और ये जो पेनक्रियाटिक जूस है ये क्या कहलाता है सर? पाचक रस कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचक रस यानी कि पचाने वाला रस कहलाता है। मेरे मित्र आप ये कह सकते हैं अग्नाशय के बारे में कि सर इससे जो रस निकलता है वो पचाने के काम आता है, इसीलिए हम लोग अग्नाशय को क्या बोलते हैं? सहसंबंध पाचक ग्रंथियां बोलते हैं या फिर एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। तो आप चाहें तो इस चीज को भी नोट डाउन कर सकते हैं कि अग्नाशय को क्या बोला जाता है? तो सर अग्नाशय को सहसंबंध पाचक ग्रंथियां बोला जाता है। सहसंबंध पाचक ग्रंथियां बोला जाता है और इसी को इंग्लिश में एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड भी बोलते हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि अग्नाशय को शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बोली जाती है। अग्नाशय को शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि बोली जाती है। आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ अगर आपको कहीं पे ये क्वेश्चन मिले कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर अग्नाशय जो है ये मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड का उदाहरण है। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, आप कहेंगे अग्नाशय जो है ये मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड का उदाहरण है।
आप सभी कहेंगे कि चलो सर ये तो सही है, इतना चीज़ तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन जरा सा ये बताओ कि इससे जो अग्नाशयी रस निकल रहा है, यानी कि जिसको हम लोग पाचक रस कह रहे हैं, उसमें क्या सब रहता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अग्नाशय से जो अग्नाशयी रस निकलता है, अग्नाशय से जो अग्नाशयी रस निकलता है, इसमें क्या होता है सर, तो सर इसमें 98% क्या रहता है, जल रहता है। आपके पेनक्रियाटिक जूस में 98% जल रहता है, जबकि 2% क्या रहता है सर, तो 2% लवण और एंजाइम रहते हैं। 2% इसमें क्या रहता है, लवण और एंजाइम रहते हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि आपके अग्नाशयी रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं, वो एंजाइम आपका कौन कौन सा होता है, तो सर वो एंजाइम है ट्रिप्सिन। कौन सा है सर, ट्रिप्सिन। साथ ही आप सभी क्या कहेंगे, लाइपेज। क्या कहेंगे सर, लाइपेज। और साथ ही आप कहेंगे कि सर जो एमाइलेज है, जो एमाइलेज है, ये तीनों के तीनों कहाँ से निकलते हैं, तो सर अग्नाशय से निकलते हैं, यानी कि ये सब के सब क्या कहलाते हैं, अग्नाशयी एंजाइम कहलाते हैं। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अग्नाशयी एंजाइम कौन कौन से हैं, आप कहेंगे जो ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, एमाइलेज है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, तो सर अग्नाशयी एंजाइम कहलाते हैं, यानी कि अग्नाशयी रस में उपस्थित एंजाइम होते हैं। ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका ट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है, प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है, जबकि आपका जो लाइपेज है, ये वसा के पाचन में सहायक होता है। लाइपेज वसा के पाचन में सहायक होता है, जबकि एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। एमाइलेज किसके पाचन में सहायक होता है सर, तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। ये तीनों चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपके अग्नाशयी एंजाइम में एक आपका न्यूक्लियस भी होता है। क्या होता है सर, न्यूक्लियस भी होता है, जो कि क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। तो आप इस चीज का भी ख्याल रखेंगे कि आपके अग्नाशय से जो न्यूक्लियस एंजाइम निकलती है, ये क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में चेंज कर देता है। आप सभी से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है माल्टेज, दूसरा ऑप्शन है लैक्टेज, तीसरा ऑप्शन है ट्रिप्सिन, चौथा ऑप्शन है सुक्रेज। क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे सर अभी जस्ट आपने बताया है कि अग्नाशय में जो एंजाइम होता है वो होता है ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो सर हमारे ऑप्शन नंबर सी में ट्रिप्सिन दिया हुआ है। तो आप बताओ सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि ये जो अग्नाशयी रस है, पेनक्रियाटिक जूस है, इसका नेचर कैसा होता है, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अग्नाशयी रस का भी जो प्रकृति होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, यानी कि बेसिक होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है, यानी कि बेसिक होता है। साथ ही मैंने आपको कई बार बताया है कि अग्नाशयी रस को क्या बोला जाता है, तो सर इसी को पूर्ण पाचक रस भी बोला जाता है। तो आप इस चीज का भी ख्याल रखना। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा रस पूर्ण पाचक रस कहलाता है, आप कहेंगे अग्नाशयी रस पूर्ण पाचक रस कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि आपके भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा उपस्थित होते हैं, उन सभी चीजों का पाचन कहां पे हो जाता है, पाचन किसके द्वारा हो जाता है, तो आप कहेंगे अग्नाशयी रस के द्वारा हो जाता है। कभी कभी आपसे यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। आप सभी कहेंगे अग्नाशयी रस के द्वारा भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है क्षार और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑक्सीकरण के समय ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि सर हम लोग जो भोजन करते हैं, हम लोग जो भोजन करते हैं ये किस लिए करते हैं, आप सभी कहते हैं सर ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। यानी कि खाना हम लोग इसलिए खाते हैं ताकि हम लोग को क्या मिल सके सर, एनर्जी मिल सके। ध्यान में रखिएगा कि जो आपको भोजन से ऊर्जा मिलती है, यानी कि एनर्जी मिलती है, वो किस प्रक्रिया के थ्रू मिलती है। आप सभी कहेंगे कि सर भोजन से जो हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो किस प्रक्रिया के थ्रू, ऑक्सीकरण के प्रक्रिया के थ्रू। किस प्रक्रिया के थ्रू, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के थ्रू। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही आप खाना खाते हैं यानी कि भोजन करते हैं, तो पहले भोजन का क्या होता है, तो सर पहले भोजन का पाचन होता है। भोजन का क्या होता है, पाचन होता है।
पाचन में क्या होता है? तो सर भोजन में जो उपस्थित जटिल अणु होते हैं या जटिल पदार्थ होते हैं वो किस में बदल जाता है? तो सर भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में क्या होता है? बदल जाता है। भोजन में जो आपका जटिल पदार्थ होता है पाचन की प्रक्रिया के बाद किस में बदल जाता है? सरल पदार्थ में बदल जाता है। मेरे मित्र सीधे तौर पे आप क्या कहते हो कि सर ये जो सरल पदार्थ होता है वो क्या होता है? तो आप कहते हैं सर ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। जबकि आप जो जटिल पदार्थ खाते हैं वो क्या रहता है? तो आप कहते हैं सर कार्बोहाइड्रेट रहता है। क्या रहता है सर? कार्बोहाइड्रेट रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि पाचन की प्रक्रिया में भोजन में जो उपस्थित कार्बोहाइड्रेट है वो किस में चेंज हो जाता है? तो सर सरल अणु ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका ग्लूकोज है ये क्या है? आप कहेंगे सर पचा हुआ भोजन है, इससे आपको ऊर्जा नहीं मिल रही है। ऊर्जा आपको कब मिलेगी? तो सर यही ग्लूकोज जब आपका C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है किसके साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है? तो गुरुजी श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जो हम लोग ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं उसी ऑक्सीजन से ये ग्लूकोज क्या होता है सर? ऑक्सीकृत हो जाता है। यानी कि इस ग्लूकोज का क्या हो जाता है सर? ऑक्सीकरण हो जाता है। और ऑक्सीकरण के उपरांत हम लोगों को क्या मिलती है? तो आप सभी कहते हैं सर ऑक्सीकरण के उपरांत हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। यानी कि आपको जो भोजन से ऊर्जा मिलती है वो किस प्रक्रिया के थ्रू मिलती है? तो सर पहले भोजन का पाचन होता है और फिर पचे हुए भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, जिसके बाद हम लोगों को क्या मिलती है सर? ऊर्जा मिलती है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा यहां पे जो आपका 1 ग्राम ग्लूकोज है, जो आपका यहाँ पे 1 ग्राम ग्लूकोज है, तो जब 1 ग्राम ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है सर? ऑक्सीकृत होता है, तो आपको कितना किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? आप सभी कहेंगे कि सर जब 1 ग्राम ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता है तो हम लोगों को 4.1 किलो कैलोरी क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ध्यान में रखिएगा ये वैल्यू आपको कहीं कहीं पे अप्रॉक्स में भी दिख जाएगा 3.8 किलो कैलोरी, या कहीं कहीं पे आपको 4 किलो कैलोरी भी दिख जाएगा। तो आपको सिंपली याद रखना है कि 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से आपको लगभग में कितना किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? आप सभी कहेंगे 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ध्यान में रखिएगा आपका जो भोजन का अवयव वसा है उससे भी आपको क्या मिलती है सर? ऊर्जा मिलती है। और ये भी किस प्रक्रिया के थ्रू मिलती है? तो सर ऑक्सीकरण प्रक्रिया के थ्रू मिलती है। ध्यान में रखिएगा कि वसा जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि वसा का जब ऑक्सीकरण होता है तो इससे आपको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि गुरुजी वसा के ऑक्सीकरण से हमको कितना ऊर्जा मिलेगी? ध्यान में रखिएगा कि 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से आपको कितना ऊर्जा मिलती है? आप सभी कहेंगे 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से आपको कितना कैलोरी ऊर्जा मिलती है? आप कहेंगे 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जबकि 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से आपको कितना ऊर्जा मिलती है? आप सभी कहेंगे 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हालांकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। आपका पहला ऑप्शन है ग्लूकोज और आपका दूसरा ऑप्शन है वसा। आप बताओ कि सर दोनों में से कौन अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कर रही है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी वसा जो है वो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न कर रही है, जबकि इतना ही ग्राम ग्लूकोज जो है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वसा का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो हम लोग को ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है, यानी कि वसा के ऑक्सीकरण से ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में क्षार भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी समझ रहे होंगे कि बेस को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और क्षार में कौन सा आयन रहता है? OH- आयन रहता है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में प्रोटीन भी दिया हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा कि प्रोटीन जो है वो आपके बॉडी के मसल्स को डेवलप करने में क्या होता है? सहायक होता है। साथ ही साथ प्रोटीन आपका किससे बनता है? अमीनो अम्ल से बनता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? अमीनो एसिड कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है ग्रास नली में, दूसरा ऑप्शन है पेट में, तीसरा ऑप्शन है छोटी आंत में और चौथा ऑप्शन है बड़ी आंत में। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन तीनों का पाचन आपके शरीर में कहाँ पे होता है?
मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि सर हमारे शरीर में जो मेनली रूप से पाचन होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है, तो आप कहते हैं कि सर पाचन तो मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है सर? बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ फिर कहाँ पे होता है पाचन, तो सर फिर हमारे आमाशय में पाचन होता है। फिर कहाँ पे होता है? आमाशय में होता है। और साथ ही साथ फिर आपके भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो आप कहते हैं गुरुजी छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपके बकल कैविटी यानी कि मुख गुहा में भोजन के कौन से अवयव का पाचन होता है? आप सभी कहेंगे कि सर हमारे मुख गुहा में भोजन में जो उपस्थित स्टार्च या मंड होता है उसका पाचन होता है। आपके बकल कैविटी में किस चीज का पाचन होता है? आप कहेंगे स्टार्च या मंड का पाचन होता है। जबकि आपके आमाशय स्टमक में किस चीज का पाचन होता है? आप सभी कहते हैं कि सर हमारे आमाशय में वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे वसा और प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है। वसा और प्रोटीन का आपके आमाशय में पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है। क्या किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है, यानी कि सरल अणु में तोड़ दिया जाता है। जबकि आपका जो छोटी आंत है, यहाँ पे क्या होता है सर? तो आपके पास जितने भी एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं, यानी कि जो आपका यकृत है या फिर जो आपका अग्नाशय है, जो आपका पेनक्रियाज है या फिर जो आपका आंत्र ग्रंथि है, इन सब से जो रस निकलता है ये सारे रस कहाँ पे जाकर के मिलते हैं? तो सर ये सारे रस छोटी आंत में जाकर के मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? छोटी आंत में जाकर के मिलते हैं। और हम सभी क्या कहते हैं कि सर छोटी आंत में जो है वो भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। भोजन का क्या होता है? अंतिम रूप से पाचन होता है। मेरे मित्र अभी जस्ट आपने पीछे के क्वेश्चन में देखा है कि आपके भोजन में जो उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होता है उसको पूर्ण रूप से कौन पचाता है? आप कहते हैं सर अग्नाशयी रस पचाता है। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सर यकृत से जो पित्तरस निकलेगा, अग्नाशय से जो अग्नाशयी रस निकलेगा और आंत ग्रंथि से जो हमारा आंत रस निकलेगा, ये सब के सब कहाँ पे जाके मिलेगा? तो गुरुजी छोटी आंत में जाके मिलेगा। तो छोटी आंत में क्या होगा? भोजन का अंतिम रूप से पाचन होगा। तो भाई मेरे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन इन सबों का पाचन कहाँ पे होगा? आप कहेंगे गुरुजी छोटी आंत में होगा। कहाँ पे होगा? छोटी आंत में होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, आप क्या कहेंगे? छोटी आंत में। दैट्स वाई आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वसा और प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन कहाँ पे होता है, आप क्या कहेंगे कि सर आमाशय में हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? आमाशय में हो जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पे होता है? तो सर छोटी आंत में होता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में ग्रास नली भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आपको कोई इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है कि ग्रास नली किसको बोला जाता है? सर फूड पाइप को बोला जाता है, या फिर इसी को हम लोग अनदर नेम से क्या कहते हैं? ओसोफेगस कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि आपके ग्रास नली से जो भोजन आमाशय में जाता है वो किस गति के चलते जाता है? क्रमाकुंचन गति के चलते जाता है, यानी कि पेरिस्टालसिस मोशन के चलते जाता है। आप कहेंगे कि सर हमारे अगले ऑप्शन में बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो नो डाउट आप सभी समझ पा रहे होंगे कि बड़ी आंत जो है वो किसका हिस्सा है? एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है। और बड़ी आंत के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, कोलोन और रेक्टम। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि मेटाबॉलिज्म चयापचय संबंधित है। आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रिया। आपका दूसरा स्टेटमेंट है सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण। तीसरा आपका स्टेटमेंट है उपचय और अपचय, और आपका ऑप्शन दिया हुआ है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, और तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों, और चौथा ऑप्शन है एक, दो और तीन। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर पहले तो ये बताओ कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि मेटाबॉलिज्म को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? चयापचय प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? चयापचय प्रक्रिया कहते हैं। आप कहेंगे कि ये होता क्या है? तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए उस जीव के शरीर के अंदर जितनी भी प्रतिक्रियाएं हो रही होती है वे सारी की सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहलाती है, यानी कि चयापचय प्रक्रिया कहलाती है। आप कहेंगे कि सर किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए पाचन की जरूरत होती है, श्वसन की जरूरत होती है, परिवहन की जरूरत होती है, उत्सर्जन की जरूरत होती है। तो क्या ये सभी प्रक्रियाएं मेटाबॉलिज्म है? ऑब्वियसली। और हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि किसी भी
जीव को जिंदा रहने के लिए उस जीव के शरीर के अंदर जितनी भी प्रतिक्रियाएं हो रही होती है, दैट्स ऑल आर नॉन एज मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? चयापचयी प्रक्रिया कहलाती है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला आपका होता है कैटाबॉलिज्म। पहला क्या होता है? कैटाबॉलिज्म, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग हिंदी में अपचय कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अपचय कहते हैं। और आपका दूसरा क्या होता है? तो सर दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। दूसरा क्या होता है? एनाबॉलिज्म। और इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? उपचय कहते हैं। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे दो प्रकार के। कौन कौन सा? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अब आप कहेंगे कि सर कैटाबॉलिज्म क्या होता है और एनाबॉलिज्म क्या होता है? तो मेरे मित्र बड़ा ही सरल शब्दों में आप ध्यान में रखिएगा कि एनाबॉलिज्म प्रोसेस आपका वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होता है वो किस में बदल जाता है सर? तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है। जब भी आपसे कोई ये पूछेगा कि एनाबॉलिज्म क्या है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि एनाबॉलिज्म प्रोसेस में जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका फॉर्मेशन किस में हो जाता है? आप सभी कहेंगे कि सर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में हो जाता है। किस में हो जाता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में हो जाता है। आप कहेंगे सर नहीं समझे, आपने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल्स लिखा है, और सिंपल का मतलब क्या होता है? सरल होता है। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? अणु होता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि सर एनाबॉलिज्म के प्रोसेस में सरल अणु से किसका निर्माण होता है? तो सर कॉम्प्लेक्स अणु का निर्माण होता है, यानी कि जटिल अणु का निर्माण होता है। जब भी आपसे पूछा जाए एनाबॉलिज्म क्या है, आप क्या कहेंगे कि सिंपल अणु से जटिल अणु का निर्माण क्या कहलाता है? एनाबॉलिज्म कहलाता है। और जब आपसे पूछा जाए कि कैटाबॉलिज्म क्या है, तब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का यानी कि जटिल अणु का टूटना, जटिल अणु का क्या होना सर? टूटना। जटिल अणु का टूटना, जिसको आप ब्रेकडाउन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ब्रेकडाउन। तो जटिल अणु टूटेगा तो आपका किस में बदलेगा? आप कहेंगे सर जटिल अणु टूटेगा तो सरल अणु में बदल जाएगा। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि कैटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या है, तो आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म कहलाता है। और सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, निर्माण क्या कहलाता है? एनाबॉलिज्म कहलाता है। आप कहेंगे गुरुजी नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मेरे आप सभी क्या कहते हो? आप सभी कहते हो कि सर प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करता है? अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है। तो प्लांट जो भोज्य पदार्थ बनाता है वो क्या होता है? आप सभी कहते हैं कि सर प्लांट जो है वो ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 बनाता है। प्लांट अपने भोज्य पदार्थ के रूप में किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। ध्यान में रखिएगा कि ये ग्लूकोज क्या है सर? आप सभी कहेंगे सर ग्लूकोज जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स है, यानी कि सरल अणु है, जिसका प्लांट क्या करता है? अपने भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग करता है। मेरे मित्र आप सभी ये भी कहते हो कि गुरुजी प्लांट के द्वारा जितना ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है उतना किया जाता है, और जो ग्लूकोज बच गया उसको वो क्या करता है सर? स्टोर कर लेता है। किस में स्टोर कर लेता है? तो आप कहते हैं सर प्लांट जो ग्लूकोज को स्टोर करता है वो स्टार्च में कर लेता है, यानी कि मंड में कर लेता है। तो मेरे मित्र आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो आपका ग्लूकोज था वो किस में बदल गया? मंड में बदल गया, यानी कि स्टार्च में बदल गया। ये जो आपका ग्लूकोज है ये क्या है? आप कह रहे हैं सर ये सिंपल मॉलिक्यूल्स है, जबकि ये जो आपका स्टार्च है ये क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका ग्लूकोज का सिंपल मॉलिक्यूल्स है वो स्टार्च के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा? आप कहेंगे एनाबॉलिज्म कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि सर हम लोग जो खाना खाते हैं वो जनरली कहां से प्राप्त होता है हम लोग को? तो सर प्लांट या एनिमल से प्राप्त होता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जो आपका कोई प्लांट प्रोडक्ट रहता है उसमें क्या रहता है? तो आप कहते हैं कि सर स्टार्च रहता है। क्या रहता है? स्टार्च रहता है। तो जब आप स्टार्च को खाते हैं तो स्टार्च आपका क्या है? आप कहते हैं सर स्टार्च तो अभी जस्ट आपने बताया है कि ये जटिल अणु है। तो जैसे ही आप स्टार्च को खाते हैं तो आपके मुख गुहा में स्टार्च का क्या हो जाता है? पाचन होना शुरू हो जाता है, यानी कि आपके बकल कैविटी से ही जो ये जटिल अणु है इसका क्या हो जाता है सर? ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, यानी कि टूटना शुरू हो जाता है। तो आपके बॉडी के अंदर जो ये स्टार्च
छोटे छोटे सरल अणु में टूट जा रहा है, ये कौन सी प्रक्रिया के चलते टूट जा रहा है? आप कहेंगे सर कैटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू टूट जा रहा है। और जब भी आपका कैटाबॉलिज्म प्रोसेस हो या फिर एनाबॉलिज्म प्रोसेस हो, अगर ये दोनों हो रहा होगा तो क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। हालांकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेटाबॉलिज्म चयापचय संबंधित है। आपका पहला स्टेटमेंट है शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रिया, आप कहेंगे सर ये तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, आप कहेंगे सर ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे सरल अणु से क्या हो रहा है? जटिल अणु का संश्लेषण हो रहा है। और आपका तीसरा स्टेटमेंट क्या है? तीसरा है उपचय और अपचय, आप कहेंगे सर मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है वो दो प्रकार की होती है, अपचय और उपचय, यानी कि आपका जो तीनों स्टेटमेंट है ये तीनों के तीनों किससे संबंधित है? आप कहेंगे मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि ड्यूडेनम डैश का भाग है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है छोटी आंत, दूसरा ऑप्शन है बड़ी आंत, तीसरा ऑप्शन है पित्ताशय, चौथा ऑप्शन है अंडाशय। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ड्यूडेनम किसका भाग है? ड्यूडेनम किसका भाग है? अगर आपने कल वाला सेशन देखा है तो आप सभी ने आंसर टिक कर दिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो समझ लीजिएगा कि जो आपका छोटी आंत होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। छोटी आंत का कितना भाग होता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है आपका ड्यूडेनम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? ग्रहणी कहते हैं या पक्वाशय भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ग्रहणी या पक्वाशय कहते हैं। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि छोटी आंत का जो मध्य वाला भाग होता है इसी को क्या बोला जाता है? जेजुनम बोला जाता है। और जो छोटी आंत का अंतिम भाग होता है उसको क्या बोला जाता है? इलियम बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा कि जेजुनम को आप इंग्लिश में भी इसी तरह लिख सकते हैं और प्रोनाउंसिएशन इसका सेम होता है। ठीक इसी तरह जो आपका इलियम है इसको भी आप इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हैं और प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? इलियम ही होता है। ध्यान में रखिएगा कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? आप कहेंगे 3 भाग। कौन कौन सा? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ड्यूडेनम डैश का भाग है, आप सभी कहेंगे छोटी आंत का भाग है। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका छोटी आंत का भाग ड्यूडेनम या ग्रहणी है, इसकी लंबाई कितनी होती है? आप कहेंगे सर इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि छोटी आंत का जो अंतिम भाग इलियम है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि इलियम की लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। ध्यान में रखिएगा कि छोटी आंत का जो इलियम है यानी कि छोटी आंत का जो अंतिम भाग है, यहाँ से क्या होता है? आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ से भोजन का अवशोषण होता है। क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है। और ध्यान में रखिएगा कि इलियम के द्वारा जो भोजन का अवशोषण किया जाता है वो किसकी सहायता से? तो सर रसांकुर के सहायता से। किसके सहायता से सर? रसांकुर, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में विलाई कहते हैं या फिर विली कहते हैं। आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी छोटी आंत के इलियम वाले भाग में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि उंगली नुमा संरचना होती है, जिसको हम लोग रसांकुर कहते हैं, और इसी के सहारे क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है। तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपके छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पूर्ण पाचन या अंतिम रूप से तो पाचन होता ही है, साथ ही साथ भोजन का अवशोषण भी कहाँ से होता है? तो सर छोटी आंत से ही होता है। छोटी आंत के किस भाग से होता है? आप कहेंगे इलियम से होता है। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। कितनी होती है? 6 मीटर। और अगर चौड़ाई की बात करा जाए तो आप कहेंगे छोटी आंत की चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो आप कहेंगे 6 मीटर। छोटी आंत की चौड़ाई कितनी होती है? आप कहेंगे 2.5 सेंटीमीटर। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में बड़ी आंत भी दिया हुआ है, तो नो डाउट आप सभी समझ पा रहे होंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और आपका अगला ऑप्शन पित्ताशय है, जिसमें क्या स्टोर रहता है? पितरस स्टोर रहता है। और आपका जो चौथा ऑप्शन है वो है अंडाशय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। और ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही आसान सा सवाल।
आपसे पूछा जा रहा है कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ग्लाइकोजन, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन है अमीनो अम्ल, चौथा ऑप्शन है वसायुक्त अम्ल। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को किस में परिवर्तित कर दिया जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, और जस्ट मैंने आपको अभी बताया भी है कि पाचन के प्रक्रिया के दौरान आपका जो कार्बोहाइड्रेट है ये किस में बदल जाता है। तो आप सभी कहते हैं कि सर पाचन की प्रक्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। ध्यान में रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट आपका कौन सा अणु है। आप कहेंगे सर कार्बोहाइड्रेट जो है ये जटिल अणु है। कौन सा अणु है? जटिल अणु है। जबकि ग्लूकोज आपका कौन सा अणु है? आप सभी कहेंगे कि सर ये सरल अणु है, यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल्स है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है, आप सभी कहेंगे ग्लूकोज में। इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ग्लाइकोजन भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? ग्लाइकोजन भी दिया हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा कि पाचन के प्रक्रिया के बाद जो आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट आपका सरल अणु ग्लूकोज में बदल जाता है, तो इस ग्लूकोज का आपके शरीर के द्वारा क्या किया जाता है सर? अवशोषण किया जाता है। किस लिए? ताकि इससे ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके। तो जो आपका ग्लूकोज ऊर्जा का उत्पादन में काम नहीं आता है, यानी कि आपके शरीर में जो ग्लूकोज बच जाता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? तो सर जो ग्लूकोज हमारे शरीर में बच जाता है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। और ये ग्लाइकोजन आपका कहाँ पे स्टोर हो जाता है? तो गुरुजी ग्लाइकोजन जो है ये यकृत में स्टोर हो जाता है, यानी कि हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है। कहाँ पे स्टोर हो जाता है? लीवर में स्टोर हो जाता है। और जब आपके शरीर को ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है तो ये यकृत क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है सर? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है? आप कहेंगे यकृत। ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है? आप कहेंगे यकृत में स्टोर होता है। साथ ही ग्लाइकोजन क्या है? तो आप कहेंगे कि हमारे शरीर के द्वारा जिस ग्लूकोज का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कि जो ग्लूकोज स्टोर हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है? ग्लाइकोजन बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा कि प्लांट के द्वारा जो ग्लूकोज का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कि जो ग्लूकोज बच जाता है, वो प्लांट किस रूप में स्टोर करती है उसको? आप सभी कहेंगे कि सर प्लांट में जो ग्लूकोज है वो स्टार्च के रूप में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। ध्यान में रखिएगा कि प्लांट में जो आपका ग्लूकोज होता है, प्लांट में जो ग्लूकोज होता है वो किस रूप में स्टोर होता है? आप कहेंगे स्टार्च या मंड के रूप में स्टोर होता है। आप कहेंगे कि सर हमारे अगले ऑप्शन में अमीनो एसिड भी दिया हुआ है, यानी कि अमीनो अम्ल दिया हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा कि अमीनो अम्ल जो है वो किसके निर्माण में सहायक होता है? आप सभी कहेंगे प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। और आपके शरीर को कितने अमीनो अम्ल की जरूरत होती है? आप सभी कहेंगे सर हमारे शरीर को 20 अमीनो अम्ल की जरूरत होती है। आप कहेंगे कि सर हमारे अगले ऑप्शन में वसायुक्त अम्ल भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ऐसा अम्ल जिसमें वसा मौजूद होता है क्या कहलाता है? वसायुक्त अम्ल कहलाता है। या फिर आप सभी जो कहते हैं कि सर वसा जो होता है वो किस दो अणु का मिश्रण होता है, या वसा किस दो अणु से मिलकर बना होता है? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वसा जो है वो आपका ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल का क्या होता है? एक मिश्रण होता है। या आप कह सकते हैं कि वसा जो है वो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल से मिलकर बना होता है। यहाँ पे वसीय अम्ल लिख लीजिएगा। तो वसा आपका किससे बना होता है? तो आप कहेंगे ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल से मिलकर बना होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भोजन जब आपका पचता है उस दौरान आपका ऊर्जा परिवर्तन किस तरह से होता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे? गुरुजी बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं या हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें मेनली रूप से क्या होता है? आप कहते हैं सर कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। या फिर क्या होता है? तो सर प्रोटीन होता है, या फिर वसा होता है, मिनरल्स होता है। ये सब के सब क्या है सर? तो सर ये सब के सब भोजन के पोषक तत्व हैं। मेरे मित्र आप सभी इसके बारे में क्या कहते हैं कि सर इन सभी का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है? तो सर इन सभी का कंपोजिशन जो है वो कहीं ना कहीं केमिकल सब्सटेंसेस का होता है, यानी कि इन सबों में कुछ ना कुछ रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं।
मेरे मित्र भोजन के पाचन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि जो आपका ये पोषक तत्व है ये जटिल रूप से किस में बदल जाता है? आप कहते हैं कि सर जटिल रूप से ये सरल अणु में बदल जाता है, यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पाचन के दौरान जो आपका रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, किस लिए? तो सरल अणु में बदलने के लिए। तो आपका जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है वहां पे आपका कौन सा ऊर्जा होगा? आप कहेंगे गुरुजी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा होगा। क्या होगा सर? रासायनिक ऊर्जा होगा। और आप सभी कहते हैं कि सर जब भोजन पचता है इससे हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा जो होती है वो कहीं ना कहीं आपका किस फॉर्म में होता है? तो आप कहते हैं सर हीट एनर्जी के रूप में हमको ऊर्जा मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि भोजन के पाचन के दौरान रासायनिक ऊर्जा आपका किस में बदल जाता है? उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। और इसीलिए भोजन के पाचन से जो आपको ऊर्जा प्राप्त होती है उसको आप किस में मापते हैं? आप कहते हैं गुरुजी कैलोरी में मापते हैं। किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। तो सीधा सा कहने का मतलब क्या है कि भोजन के पाचन के दौरान रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाता है? उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। आप कहेंगे रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक 1.5 मीटर लंबा होता है। आप सभी इस चीज़ का गांठ बांध लीजिएगा कि आपका जो पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है कहाँ से होता है? तो सर आपके मुख गुहा से होता है, यानी कि बकल कैविटी से होता है। खत्म कहाँ पे हो जाता है? तो सर खत्म गुदा पे हो जाता है। तो मुख गुहा से लेकर के गुदा तक की जो कुल लंबाई होती है वो कितनी होती है? 9 मीटर होती है। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य के आंत की लंबाई कितनी होती है, क्या क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य के आंत की लंबाई कितनी होती है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे गुरुजी मनुष्य के आंत की लंबाई 15 फीट होती है। कितनी होती है? 15 फीट होती है। साथ ही साथ अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है, जबकि चौड़ाई कितनी होती है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। साथ ही अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि छोटी आंत का जो भाग आपका ग्रहणी है, छोटी आंत का जो भाग ग्रहणी है जिसको आप ड्यूडेनम कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? ड्यूडेनम या पक्वाशय कहते हैं, इसकी लंबाई कितनी होती है? आप कहेंगे सर 25 सेंटीमीटर होती है। और साथ ही अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि छोटी आंत का जो भाग आपका इलियम है, इलियम की लंबाई कितनी होती है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर इलियम की लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ऑसिलोस्कोप, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोस्कोप, तीसरा ऑप्शन है इंडोस्कोप और चौथा ऑप्शन है रेडियोग्राफ। क्या होगा इसका आंसर? हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपके पाचन तंत्र के जांच के लिए डॉक्टर के द्वारा क्या किया जाता है? तो सर डॉक्टर के द्वारा इंडोस्कोप किया जाता है। क्या किया जाता है? इंडोस्कोप किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि इंडोस्कोप जांच की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर के पाचन तंत्र को क्या किया जाता है? जांचा जाता है। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में ऑसिलोस्कोप भी दिया हुआ है। तो ये ऑसिलोस्कोप क्या होता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ऑसिलोस्कोप क्या है। तो ऑसिलोस्कोप जो है वो विभवांतर तथा समय को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करने का क्या है? एक तरीका है। प्रदर्शित करने का क्या है सर? तरीका है। आप कहेंगे कि सर हमारे अगले ऑप्शन में माइक्रोस्कोप दिया हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा, माइक्रोस्कोप के सहारे हम लोग सूक्ष्म जीवों को देखते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो जीव होते हैं उसको किसके सहारे देखा जाता है? माइक्रोस्कोप के सहारे देखा जाता है। फिर कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में रेडियोग्राफ भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि हम लोग जो एक्सरे वगैरह कराते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? रेडियोग्राफ के अंतर्गत आता है। और एक्सरे क्यों किया जाता है? तो शरीर के आंतरिक अंगों के संरचना को समझने के लिए एक्सरे किया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे?
आपसे पूछा जा रहा है कि पेयजल आपूर्ति में कॉलीफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है फ्लोराइड संदूषण, दूसरा ऑप्शन है फास्फोरस संदूषण, तीसरा ऑप्शन है पानी के स्रोत का खारापन और चौथा ऑप्शन है मानव अपशिष्ट से संदूषण। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पेयजल की आपूर्ति में कॉलीफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो कॉलीफॉर्म की उपस्थिति की बात की जा रही है, ये कॉलीफॉर्म आपका क्या है? तो सर ये कॉलीफॉर्म आपका ई कोली बैक्टीरिया है। क्या है सर? ई कोली बैक्टीरिया है, यानी कि ई कोली आपका जीवाणु है। और ये ई कोली बैक्टीरिया कहाँ पे होता है? तो सर जो मानव का अपशिष्ट होता है, मानव का जो अपशिष्ट होता है, यानी कि आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि मानव का जो मलमूत्र होता है उसमें क्या रहता है सर? तो सर उसमें ई कोली नामक बैक्टीरिया रहता है। और ये ई कोली बैक्टीरिया जैसे ही आपका जल के संपर्क में आता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब मलमूत्र आपका जल के साथ विलय हो जाता है, जल के साथ मिल जाता है, तो आपका जल क्या हो जाता है? आप कहते हैं सर प्रदूषित हो जाता है। क्या हो जाता है सर? प्रदूषित हो जाता है। और अगर आप इस प्रदूषित जल का उपयोग करते हैं तो आप अलग अलग तरह के बीमारी से क्या हो जाते हैं? ग्रसित हो जाते हैं। और वो बीमारी आपका क्या सब होता है? तो सर जो हैजा होता है वो किसके चलते होता है? प्रदूषित जल के चलते। टाइफाइड किसके चलते? प्रदूषित जल के चलते। दस्त होना प्रदूषित जल के चलते। या फिर पीलिया वगैरह जो होता है वो किसके चलते होता है सर? प्रदूषित जल के चलते होता है। अच्छा ध्यान में रखिएगा कि ये हैजा, टाइफाइड, दस्त, पीलिया ये सब किसके चलते हो रहा है? तो आप सभी कहेंगे कि सर जो मलमूत्र में ई कोली बैक्टीरिया है उसके चलते ये सारे रोग क्या हो रहे हैं सर? उत्पन्न हो रहे हैं। ध्यान में रखिएगा ये सारे रोग चूंकि आपको प्रदूषित जल के उपयोग करने से हो रहा है, इसीलिए इन सभी रोग को हम लोग जल जनित रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जल जनित रोग भी कहते हैं। तो आप इस चीज का भी ख्याल रखिएगा। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पेयजल आपूर्ति में कॉलीफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है। आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि मानव अपशिष्ट प्रदूषण का लक्षण है, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जहां भी कॉलीफॉर्म की बात की जाएगी आप क्या समझेंगे? ई कोली बैक्टीरिया की बात की जा रही है। और ई कोली बैक्टीरिया कहाँ रहता है? तो मानव के अपशिष्ट में रहता है, यानी कि मलमूत्र में रहता है। तो आप इस चीज का ख्याल रखेंगे। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि आपके यूथ पब्लिकेशन का जो डाइजेशन पोर्शन था, पाचन था, वो आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है आज के इस सेशन से। अब आप यूथ पब्लिकेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं डाइजेशन चैप्टर के उसको आसानी से बना सकते हैं। ध्यान में रखिएगा पोषक तत्व से संबंधित जो क्वेश्चन होगा उसको छोड़ करके। बाकी उम्मीद ये भी करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।